नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है स्पीड टेस्ट 3। आपकी ये सिलेक्शन सीरीज मैंने शुरू की है जिसमें आप 25 से 30 क्वेश्चन लगातार करेंगे और उस प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा। जीतने के लिए जिद है जरूरी और उसके लिए जरूरी है आपका स्वयं पर भरोसा। जितना आप पर स्वयं पर भरोसा करेंगे, सकारात्मक रहेंगे और लगातार रिवीजन से जुड़े रहेंगे, लगातार अपने चैप्टर से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का स्पीड टेस्ट 3। तो इससे पहले कि आपका स्पीड टेस्ट 3 शुरू किया जाए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है जिसकी फीस 550 थी, लेकिन आपको यह बिल्कुल भी नहीं देनी है। आपको फीस देनी है 370 रुपए। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट, पीडीएफ और उनके सोल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा मात्र 370 रुपए में। अगर आप अपने अकाउंट में 40,000 से अधिक की सैलरी देखना चाहते हैं, अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करिए। आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मात्र 370 रुपए में आप जुड़ सकते हैं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। अगर आप लगातार जुड़े रहना चाहते हैं नए प्रश्नों के साथ अपनी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? बताइएगा, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को या उपरोक्त सभी को? बताइएगा, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो देखिए, गर्भवती स्त्रियों को तो होती है पौष्टिक भोजन की आवश्यकता, कठोर श्रम करने वाले व्यक्तियों को भी चाहिए अधिक पौष्टिक भोजन, और वृद्धि कर रहे बच्चों को भी चाहिए क्योंकि उनका शरीर लगातार बढ़ रहा है। शरीर के विकास के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों बहुत ही प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क महिला के लिए आवश्यक वसा है 30 ग्राम, 40 ग्राम, 10 ग्राम या 50 ग्राम? बताइएगा, एक वयस्क महिला के लिए आवश्यक वसा की मात्रा कितनी है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक वयस्क महिला के लिए आवश्यक वसा है 30 ग्राम, 40 ग्राम, 10 ग्राम या 50 ग्राम? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक वयस्क महिला के लिए आवश्यक वसा कितनी है? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 30 ग्राम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, क्रियात्मक विकास का अर्थ है। बताइएगा, क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है? यह आपके चैप्टर में दिया गया, आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है क्रियात्मक विकास। मांसपेशीय नियंत्रण या मांसपेशीय उचित संयोजन या मांसपेशियों का एकीकरण या उपयुक्त सभी? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्रियात्मक विकास का अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि मांसपेशीय नियंत्रण करने से ही क्रियात्मक विकास का मेन उत्तर होता है। ठीक है, और मांसपेशियों का उचित संयोजन भी वही अर्थ होता है, और मांसपेशियों का एकीकरण, इन तीनों चीजों का संयुक्त रूप ही क्रियात्मक विकास है। क्लियर आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना के घटक हैं पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच,
उपर्युक्त सभी या ऊपर के सभी? बताइएगा आईसीडीएस योजना के घटक कौन से हैं? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए अगर आप जरा सा भी मन लगाकर पढ़ रहे हैं। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई की है तो भी आपको यह उत्तर देना बहुत जरूरी है। यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लगातार पढ़ाई करते आ रहे हैं। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। आईसीडीएस योजना में पूरक पोषण दिया जाता है। आपको पता होगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण मिलता है। प्रतिरक्षीकरण यानी कि टीकाकरण किया जाता है। स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाती है। क्लियर आपको? तो एबीसीडी में आपका पूरा ऑप्शन सही है। आईसीडीएस योजना का घटक कौन है? ठीक है, ये सभी है। अगला प्रश्न है आपका, दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। बताइएगा दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना या उपरोक्त सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दस्त के उपचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो देखिए पांचवें का जो उत्तर होगा, देखिए दस्त से क्या होता है, बच्चे में निर्जलीकरण होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि लगातार उससे जो पेट में जा रहा है वो मल द्वार से निकल जाता है। ठीक है, तो यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना बिल्कुल करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, तो बिल्कुल तेजी से उपचार करना। अगर व्यक्ति निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो व्यक्ति को समस्या आ जाएगी, बच्चे को समस्या आ जाएगी। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और बच्चे का पेट भरना, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहना। इससे क्या होगा, उसके अंदर कमजोरी नहीं आएगी और वो ऊर्जा उसके शरीर में बनी रहेगी। तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर आपको? पांचवें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह द्वारा संचारित होता है। किसके द्वारा डेंगू बुखार संचारित होता है यह आपको बताना है। और आप में से किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान उत्तर होना चाहिए इसका। ए ऑप्शन है आपका एडीज मच्छरों, बी है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, सी है एनोफिलीज कुलिसिफेसीज और डी है आपका एनोफ्लूविएटिलिस। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है, यह द्वारा संचारित होता है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, एडीज मच्छरों के द्वारा। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? उबकाइयां और उल्टियां, दांत सड़ना, कब्ज, एडीमा, तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। बताइए इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आप में से किसी का यह प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर आपको? तो सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? तो सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, दांतों का सड़ना। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, क्रेटिनिता यानी कि जड़ वामनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। बताइए किसकी कमी से जड़ वामनता या क्रेटिनिता का एक विकार बन जाता है? बताइए कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या आयोडीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन। तो एबीसीडी में जो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, आयोडीन। क्लियर आपको? शारीरिक विकास और उसके के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है आपका, एलाइजा यानी कि ELISA परीक्षण का उपयोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किस बीमारी का पता लगाने के लिए एलाइजा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ए उच्च रक्तचाप, बी मधुमेह, सी एड्स और डी है मोटापा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एलाइजा परीक्षण का उपयोग का पता लगाने के लिए होता है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एड्स, मोटापा। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 9 का सही ऑप्शन है आपका सी, एड्स। एड्स रोग की जांच के लिए एलाइजा परीक्षण किया जाता है।
क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? ए थाइमीन, बी नियासिन, सी राइबोफ्लेविन या डी पेंटाथेनिक एसिड। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बेरी बेरी जो रोग है आपका, यह विटामिन बी1 की कमी से होता है। क्लियर आपको? जिसे थाइमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमीन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? बताइएगा कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि के पहचान करता है? गोमेज वर्गीकरण या आईएपी वर्गीकरण या वाटरलो वर्गीकरण या वेलकम वर्गीकरण। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? गोमेज वर्गीकरण, आईएपी वर्गीकरण, वाटरलो वर्गीकरण या वेलकम वर्गीकरण। तो 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, वाटरलो वर्गीकरण। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शाकाहारी माता में कौन से विटामिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी12 या आयरन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। शाकाहारी माता में की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 12वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन बी12 का। क्लियर आपको? इसकी कमी होती है शाकाहारी लोगों में, वो माताएं हो या आम व्यक्ति हो। क्लियर आपको? संभावना बनी रहती है। अगर आप अंकुरित अनाज खाएंगे तो उससे इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? बताइए अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? क्षयी कहा जाता है, वृद्धि रुद्ध कहा जाता है, समान से कम भार वाला कहा जाता है या समान से अधिक भार वाला कहा जाता है? बताइए अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 13वें का बी, वृद्धि रुद्ध कहा जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? ए है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डी है आपका यह संयुक्त रूप से किया जाएगा। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय से किया जाएगा? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 14वें एक चीज आप देख लीजिए, ये पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, ये वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो गया है। क्लियर है आपको? ये क्या हो गया? अब इसका नाम बदल दिया गया है, ये शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यान्वयन के नोडल मंत्रालय कौन सा था? तो ए भी था और बी भी था और सी भी था और डी भी था। ये संयुक्त रूप से किया गया कार्य है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? डी होगा। यह संयुक्त रूप से किया जाएगा, तीनों थे।
क्लियर आपको? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्लियर आपको? इन तीनों मंत्रालयों के संयुक्त कार्यान्वयन से इस योजना का कार्यान्वयन किया गया। यहां पर बी लिखा है, आप इसको डी कर लीजिएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, क्वासारकोर की कमी के कारण होता है। जो क्वासारकोर एक बीमारी होती है जो बच्चों में देखने को मिलती है, ये किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन ऊर्जा, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी थायमिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका, क्वासारकोर की कमी के कारण होता है, तो ये प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण होता है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 15वें का। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे की वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है। तो बताना है आपको खसरे को किस आयु पर दिया जाता है राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के तहत, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत। ए ऑप्शन है 6 सप्ताह पर, बी है 9 माह पर, सी है 6 माह पर और डी है आपका 18 माह पर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन या खसरे का टीका कौन सी आयु पर दिया जाता है? तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 9 माह पर दिया जाता है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 9 माह पर दिया जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई? मैंने ये भी आपको पढ़ाया है। अगर आपने स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं वाला वीडियो पूरा देखा होगा तो ये मैंने आपको पढ़ाया है। स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को भी मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो बताइएगा, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई? ए 1983, बी 1987, सी 2002 और डी ऑप्शन है आपका 2004। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1983 में। क्लियर आपको? 1983 में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सूत्रबद्ध की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास इनका अध्ययन है। तो आपको बताना है बाल विकास किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए है आपका गर्भावस्था से बाल्यावस्था का, गर्भावस्था से किशोरावस्था का, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बाल विकास किसका अध्ययन है। तो 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। क्लियर आपको? यहां पर बी ऑप्शन कर लीजिएगा आप। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? अध्ययन पद्धतियों में है, या क्षेत्र में है, या कार्य में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताइएगा बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? तो 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, इनके अध्ययन क्षेत्रों में अंतर होता है। क्लियर आपको? किस में अंतर होता है? अध्ययन क्षेत्रों में। बाल मनोविज्ञान में हम मन की स्थिति को, उसकी भावनात्मक स्थिति को देखते हैं, और बाल विकास में हम उसके क्रियात्मक स्थिति को देखते हैं, वो किस तरह से वातावरण से एडजस्ट हो रहा है, किस तरह से अपने शरीर का विकास कर रहा है, किस तरह से चीजें सीख रहा है। क्लियर आपको? तो 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्षेत्रों में। तो यहां पर भी आप बी ऑप्शन कर लीजिएगा। क्लियर आपको? बी ऑप्शन यहां पर भी आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास इनका अध्ययन है। बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उपर्युक्त तीनों का। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बाल विकास इनका अध्ययन है, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, या उपर्युक्त तीनों का। तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? उपर्युक्त तीनों का। अगला प्रश्न है आपका, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं? रचनात्मक और विनाशात्मक, या रचनात्मक या विनाशात्मक, या शारीरिक। बताइए विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, रचनात्मक तथा विनाशात्मक। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका विकास के क्षेत्र है, बताइए शारीरिक विकास या मानसिक विकास या सामाजिक विकास या ये तीनों। विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो 22 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है, वो डी है, ये तीनों होते हैं। क्लियर आपको, विकास के क्षेत्र ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है आपका हरलाख के अनुसार शैशवावस्था कितनी है, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक या गर्भाधान से 2 वर्ष तक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था कितने समय तक की होती है, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक या गर्भाधान से 2 वर्ष तक। बताइए। तो हरलाख के अनुसार जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। क्लियर आपको, बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है, सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार या इनमें से सभी। बताइए निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है, सार्वभौमिकता है, सीमित आकार है, भावात्मक आधार है या इनमें से सभी। तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, इनमें से सभी। परिवार सार्वभौमिक भी होता है और सीमित आकार भी होता है उसका और भावात्मक आधार भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 24 का। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा का बना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दी है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा का बना खाते हैं, समान संपत्ति के अधिकार होते हैं, हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। यह परिभाषा किसकी है, इरावती कार्वे की है या आईपी देसाई की है या एआर देसाई की है या एमएन श्रीनिवास की है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, एमएन श्रीनिवास। क्लियर आपको। तो ये रहा आपका स्पीड टेस्ट नंबर 3। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर मैसेज करिए। मात्र 370 रुपए में आपको ये बैच मिलेगा जो आपकी तैयारी में बहुत ही लाभदायक होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट, पीडीएफ और उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। आपके सिलेबस के हर टॉपिक के स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, तो आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये रहा आपका स्पीड टेस्ट नंबर 3 जिसमें आपने 25 प्रश्नों को किया। उम्मीद करता हूं ये पूरा टेस्ट आपको पसंद आया होगा और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा उसको भी बताइएगा। तो प्रश्न यहीं से आएगा, आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। ये सकारात्मक सोच के साथ हम लगातार ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।